हाँ जी सर, स्वागत आप सबका ओएमएसएम की पहली क्लास में। ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में यदि आप ओल्ड कोर्स में हैं तो, और अगर आप नए कोर्स में हैं तो मार्किंग देख लीजिए। ओएम जो है वो ओल्ड में 70 नंबर की है और न्यू में 60 नंबर की है। यदि आप ओल्ड कोर्स में मतलब सिलेबस 2016 में है तो 70 नंबर की ऑपरेशंस मैनेजमेंट है और आप न्यू कोर्स में तो 60 नंबर की ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। उसके बाद देख लीजिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है पेपर, इसका नाम किसी जमाने में हुआ करता था बिजनेस स्ट्रैटेजी, और ये सीएमए फाइनल के ग्रुप 3 में 100 नंबर का पेपर था। तो पहले तो सरकार ने 100 से इसे 50 में कर दिया फाइनल में ही, फिर वो 50 में से भी उसे कट करके 30 में कर दिया और इंटर तक उसका डिमोशन कर दिया। बिजनेस स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे पेपर की इज्जत हमारा समाज नहीं करता और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये गलती ना करें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम के जो 30 नंबर का पेपर है उसका उतना ही सम्मान करिएगा जितना आप अकाउंटेंसी की, एफएम की, कॉस्टिंग की या आईडीटी और डीटी की थ्योरी का करते हैं। होता यूं है कि बच्चों को एमबीए में जब मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है तो क्योंकि वो तो पैसे ही मैनेजमेंट पढ़ने के दे रहे हैं तो वो तो दिल से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम और आप जो है कॉस्टिंग वाले लोग या अकाउंट्स वाले लोग, सीए सीएमए वाले लोग, हमें जब मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है तो हमें लगता है ये तो बस 11th-12th क्लास का बिजनेस स्टडीज है, किसी तरह 4 पन्ने पलट लेंगे और काम हो जाएगा। तो काम ना रिजल्ट वाले दिन हो जाता है हमारा। मैं आज कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू नहीं कर रहा, वील बी स्टार्टिंग विद ओएम, बट आई एम गिविंग यू अ काइंड वार्निंग कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को उतनी ही सम्मान से पढ़िएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से ही मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। उनमें से ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन तक नहीं है आपके कोर्स में, यहाँ कुछ अलग ही करिकुलम है। हेनरी फेयोल ने जो कहा था और टेलर ने जो कहा था वो फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में खत्म हो चुका। तो यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, और वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से समझिए कि पेप्सोडेंट क्या करती है, हिंदुस्तान लीवर क्या करती है, नेस्ले क्या करती है, या किया नाम की गाड़ी अचानक से लॉन्च हो गई और इतनी फेमस हो गई तो उसने क्या कर दिया। उस प्रकार के प्रश्न आपके कोर्स करिकुलम में हैं, ठीक है। तो ये जो एसएम है आप समझ गए होंगे अपने आप के ओल्ड में जो है वो 30 नंबर की है और न्यू में जो है वो 40 नंबर की है, ठीक है जी। इतना समझ आ चुका हमें। दूसरी छोटी सी बात समझ लेते हैं एग्जाम के थ्योरी और प्रैक्टिकल के रेशो की। अब देखिए जो नए कोर्स वाले लोग हैं उनका थ्योरी प्रैक्टिकल ना मैं बता सकता ना कोई और आज की डेट में। नए कोर्स की किताब जब ये आज क्लास चल रही है, आज की डेट तक तो नहीं आई है। न्यू कोर्स की किताब ओएमएसएम की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर नहीं आई है। हो सकता है जब ये क्लास रिकॉर्डेड वाले लोग देख रहे हो तब तक किताब आ चुकी हो, तो उनके लिए अलग क्लिप बना देंगे, लेकिन फिलहाल थ्योरी और प्रैक्टिकल का रेशो बताया नहीं जा सकता नए कोर्स का। तो न्यू कोर्स का तो अभी ये मिस्ट्री है, जब आ जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओल्ड में आप देखिए कि एसएम तो पक्का थ्योरी है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 नंबर की है तो थ्योरी हुई ना, प्योर थ्योरी है। जो ओएम है सर उसमें लगभग जो थ्योरी आती है वो 30 मार्क्स की होती है और जो प्रैक्टिकल है वो 40 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हमें 40 नंबर के जो प्रैक्टिकल हैं उनको लपेट के पी जाना चाहिए। इनमें नंबर नहीं कटने वाले बिल्कुल, लेकिन 40 नंबर के प्रैक्टिकल्स को करने के हमारे पास 2 सोर्सेज होने चाहिए, वो जरा ध्यान से देख लीजिए। वैसे प्रैक्टिकल की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मतलब इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन का स्कोप है नहीं ओएमएसएम में, इसलिए इंट्रोडक्शन का समय थोड़ा कम ही है। ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत उन वाले पेपर्स में होती है जो लाइफ में काम आते हैं, जैसे डीटी, आईडीटी, अकाउंट्स, ऑडिट, उनमें लाइफ में जरूरत होती है। ये पेपर तो मैं पहले दिन कह रहा हूं आपको, इसका लाइफ से कोई संबंध नहीं है। 100 नंबर का पेपर है, बस पेपर के लिए पढ़िए। 100 में से 100, 90, 80, 70, 60 जितने ला सके लाइए और नमस्ते। ये जो प्रैक्टिकल है सर, इसकी एक्सरसाइज जो आप करेंगे
एक तो आप स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चंस हैं वो हम अभी मिलके सारे के सारे घुमा देंगे। उसके अलावा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर 14 मॉक टेस्ट पेपर, 6 पास्ट पेपर और एक जो अभी लेटेस्ट दिसंबर 21 में हुआ एक और पेपर, तो 14, 6, 20 और एक 21 क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये आपको नहीं डाउनलोड करने, एक हफ्ते में आप लोगों को ये सब दे दिया जाएगा। मतलब यहां से जो किताब मिलेगी उसमें हमने वो सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दिए एज इट इज। एज इट इज का मतलब है कि वहां से पीडीएफ प्रिंट आउट निकाला और ऐसे बंडल बनाया, स्पाइरल करवाया, किताब बनवाई और बस फिर बच्चे के पास पहुंच गई। उसका रीजन ये है कि जब जब हम उसको एडिट करके अपने फॉन्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चे को लगता है कि कोई 2-4 क्वेश्चन कट कर दिए होंगे, कुछ अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर दी होगी। तो कंपटीशन बहुत बाजार में जितना स्टूडेंट्स के लिए है ना, उतना कोचिंग सेंटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है। सो वी नीड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट के मास्टर ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो 21 क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सॉल्व करेंगे और ये जो स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस हैं वो पूरा सॉल्व करेंगे। यदि हमने ये कर लिया तो कोई बड़ी शक्ति धरती पर उतरेगी, तभी हम फेल हो पाएंगे, वरना हम फेल नहीं हो सकते। भाई एक चीज के 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन तो स्टडी मैट में ही है और फिर आप 20-21 क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व कर लेंगे तो बड़ा लाजवाब बात होगी। ये बात समझ आ गई सर हमें? ठीक सर, ठीक। चलिए अब आप नोटबुक खोल लीजिए, ओएम क्लास 1 लिख लीजिए। उस पर एक फॉर्मेलिटी है, मैं भी फॉर्मेलिटी निभा देता हूं। व्हाट इज ओएम मैं जरा लिखवा देता हूं और उसके बाद ओएम की क्लास शुरू करते हैं। व्हाट इज ओएम? व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट? व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट? व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट? ऑपरेशंस मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैनेजमेंट का मतलब किसी जमाने में आपने पढ़ा होगा गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब है कि खुद काम नहीं करना है, कुछ भी खुद काम करेंगे तो फिर हम तो काम करते रहेंगे, संभालेंगे कैसे चीजों को। मैनेजमेंट का मतलब था दूसरों से काम करवाना, राइट? उनके साथ मिलकर काम कराने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। इतना आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का काम होता है कि हमारी कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो स्मूथली ऑपरेट करें। बस ये भाई साहब जो है ये हाथ बांधकर पूरी फैक्ट्री में घूमते रहती है और ये लाला जी बनकर हर किसी से बस ये पूछते रहते हो और भाई सब बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं? तो जिसको दिक्कत होगी वो इन्हें बता देगा और ये सॉल्व कर देंगे। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट तो फिर मेंटेनेंस मैनेजमेंट हुआ, मशीन खराब हो गई तो ठीक करा दी, और वो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल में खराबी आई तो उसे ठीक करा दिया। सिर्फ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, प्लांट, प्रोडक्शन, मशीन की बात थोड़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर बिजनेस प्लानिंग ऑपरेशंस, एवरीथिंग टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, हर एक्टिविटी को ठीक तरीके से चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसको चेक करने की जिम्मेदारी इन भाई साहब की है, राइट? तो अगर आप इंस्टीट्यूट की किताब देखेंगे तो डेफिनेशन है ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताओ, अगर ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज है तो फिर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? इसलिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो पर्यायवाची है, जो सिनोनिम वर्ड है, वो क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मार्केट में ये गूगल कर लीजिए, अमेजॉन कर लीजिए, आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट पर जो बुक्स मिलेंगी उनके नाम यही मिलेंगे आपको, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट अ प्रोडक्शन अप्रोच, ऐसी ही करके आपको किताबें प्राप्त होंगी। इसका कहने का मतलब क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट का दूसरा नाम मेंटेनेंस नहीं है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का दूसरा नाम प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, राइट? एक बार और सुन लीजिए लिखने से पहले कि प्रोडक्शन से जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन, तो आपको लगता होगा कि ये टेंजिबल गुड्स बनाने को ही प्रोडक्शन कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपको कोचिंग सेंटर में अपनी सेवाएं बेच रहे हैं और ये जो क्लास बन रही है ये भी हमारा क्या है? प्रोडक्ट, ठीक? और सॉरी टू से, लेकिन आप हमारे क्या है? कस्टमर्स। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो टेंजिबल आइटम बिकता है बस वही प्रोडक्ट है। टेंजिबल आइटम जो बिकता है वो गुड्स है
ठीक, तो टेंजिबल गुड्स हो और इंटेंजिबल सर्विसेज हो, दोनों चीजें क्या होती हैं? प्रोडक्ट है। भाई एक बात और सुन लीजिए, संसार में आज तक कोई ऐसा गुड्स पैदा ही नहीं हुआ जो सिर्फ गुड्स हो। हर गुड्स में सर्विस इंक्लूड होती है सर, और हर सर्विस में गुड्स इंक्लूड होते हैं। आप याद करिए, आपने बाल कटवाए तो वो सर्विस है, उसमें कैंची लगी वो गुड्स है। आपने किताब खरीदी वो गुड्स है, लेकिन उस दुकानदार ने आपको हैंडओवर करी किताब उठाकर, तो उसने आपको एक प्रकार से सर्विस भी दी। आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया तो वो तो गुड्स और सर्विस दोनों है ही, लेकिन अगर आपने टेक अवे लिया तो वो भी गुड्स के साथ साथ सर्विस भी है। आप याद कर लीजिएगा आज घर जाकर, ऐसा कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ऐसी कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ सर्विस हो और गुड्स ना हो। गुड्स का इस्तेमाल सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए करा जाता है और सर्विस का इस्तेमाल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए करा जाता है। मेरा बस इतना समझ लीजिए, दोनों 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 क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट। आइए लिखें, व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट में लिख दीजिए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज द process of producing goods and services. OM मतलब operations management is the process of producing goods and services. Right? दूसरा बुलेट लिखिए, this ensures that all activities of the organization are operating smoothly. This ensures that all activities of the organization are operating smoothly. Clear? एक लाइन और बस लिखें आप। थर्ड पॉइंट, operations management is also called production management because its target is to achieve production through optimum utilization of resources, for the purpose of customer satisfaction. बस इतना काफी है क्लास 1 के लिए। देखिए, थ्योरी हम तभी करेंगे जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, तो आप कृपया अपना माइंड बना के रखिए कि चैप्टर 1 हम नहीं करने वाले। चैप्टर 1 इज प्योर थ्योरी, both in the old as well as in the new syllabus. What is OM? Features of OM, advantages of OM, disadvantages of OM, application, practical application of OM, relevance of OM in the marketing, relevance of OM in the production, relevance of OM in the finance. ये क्या करना है सब देख लेंगे आराम से, ठीक है? ठंड रखिए। Let us focus on practical aspects of the subject first, ताकि हमारे नंबर आ सके, मार्क्स आ सके, ठीक है? वो ठीक है, परंपरा यही कहती है कि चैप्टर 1 पढ़ना चाहिए, लेकिन परंपरा को थोड़ा सा अलग रखिए, हमें नंबर से मोहब्बत है, ठीक है जी? अब थोड़ा प्रैक्टिकल का सिस्टम समझ लीजिए क्या है सर। जो मैं बता रहा हूं वो सब लोग चेक कर लीजिएगा घर जाकर, आपको अगर चेक करने का मन करे तो। आप इंस्टीट्यूट की किताब में स्टडी नोट नंबर 2 खोलिएगा, अभी नहीं, घर पे प्रैक्टिकल
के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने तरीका क्या अपनाना है। आप स्टडी नोट नंबर 2 खोलेंगे, उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। उसमें ईओक्यू का कैलकुलेशन सिखाया गया है, उसमें डिमांड फॉरकास्टिंग सिखाई गई है, उसके अंदर मशीन कितनी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खरीदनी होगी, नंबर ऑफ मशीन की कैलकुलेशन सिखाई गई है, और एफिशिएंसी सिखाई गई। आप चेक कर लीजिएगा घर जाकर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 टॉपिक अगर स्टडी नोट नंबर 2 में हैं तो ये चारों टॉपिक के सारे सवाल वहां होने चाहिए ना, और वहां पर वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हम तो अपने इंस्टीट्यूट को जानते हैं, वो बहुत खेल खेलता है। चैप्टर नंबर 3 थ्योरी है, फिर चैप्टर नंबर 4 पे जब आप आते हैं तो फिर से फोरकास्टिंग, फिर से मशीन कैलकुलेशन, फिर से एफिशिएंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और 4-5 और नए टॉपिक। और तो मैंने क्या करा सर, मैंने भारत से इंस्टीट्यूट मटेरियल स्कैनर जगह जगह से चोरी कर करके अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है अपनी किताब में पुट कर दिए, और मैंने हर क्वेश्चन के आगे ये लिखा है कि ये क्वेश्चन मैंने कहां से चुराया। वो बात अलग है कि दूसरी किताबें जो बाजार में उपलब्ध हैं वहां से जब हम उठाते हैं तो हम नहीं लिखते कि हमने कहां से उठाया, लेकिन इंस्टीट्यूट की किताब, ये पास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, यहां से जो भी क्वेश्चंस उठे हैं उसके आगे लिखा है। इस प्रकार हमारे पास क्या क्या हो गया, कई सारे कॉन्सेप्ट हो गए। मशीन कैलकुलेशन हो गया, एफिशिएंसी कैलकुलेशन हो गया, फोरकास्टिंग कैलकुलेशंस हो गए, राइट। तो इस प्रकार करके कुछ 12-13 कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो वील बी फिनिशिंग ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स, ऑल द स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, ऑल द एमटीपी विल बी कवर्ड, राइट। मार्केटिंग हो गई। अब शुरू करते हैं। लिखिएगा कॉन्सेप्ट 1, डिमांड फोरकास्टिंग। कॉन्सेप्ट 1 ऐसे ही डालिएगा बाकायदा लिखकर, किताब जो आपको मिलने वाली है उसमें भी यही लिखा है, डिमांड फोरकास्टिंग। ओएम की किताब में कुछ अपडेट ऐसा तो होता नहीं ना खास, ये डीटी आईडीटी तो है नहीं, तो दिस यू विल गेट वेरी अर्ली। डिमांड फोरकास्टिंग। अब हम हर कॉन्सेप्ट के अंदर उतनी थ्योरी लिखेंगे जितनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। जो भी आप लिखेंगे उसे ये समझिएगा कि ये हथियार है आपके सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने ये लिखते वक्त मन अच्छा नहीं रखा, आपने ओहो फिर थ्योरी शुरू हो गई। थ्योरी तो मैं खुद नहीं चाहता लिखवाना ये वाले मामलों में, ऐसा लगता है जैसे आजकल हम इंजीनियरिंग की क्लास में बैठ गए। लेकिन दोस्तों सवाल करने के लिए कुछ तो चाहिए कि ऐसी बात फार्मूले में पुट करा वैल्यू बाहर। तो इसलिए जो आप यहां लिखेंगे दैट इज नीडेड। लिखिए आप पॉइंट नंबर 1, फोरकास्टिंग मीन्स peeping into the future. Forecasting means peeping into the future, भविष्य में झांकना, and calculating estimates. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही रहेगा कि बेकार रहेगा। कैलकुलेटिंग एस्टिमेट्स बस अंदाजा है अपना। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पीपिंग इनटू द फ्यूचर, भविष्य में झांकना, एंड कैलकुलेटिंग एस्टिमेट, राइट। लेकिन दोस्तों भविष्य में झांकने के लिए हमें पास्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको यह पता ही नहीं, भाई कोई मुझसे पूछे कि नए कोर्स का पेपर कैसा आएगा, तो वो तो एक बार पेपर होने तो दें पहले, तभी तो पता चलेगा कैसे आएगा। मैं देख रहा हूं आजकल सोशल मीडिया पे खूब वीडियो चल रही है, नए कोर्स का एग्जाम पैटर्न ऐसा है, पता नहीं कैसे पता चल गया उन सबको। एनीवेज, हम जब जानते ही नहीं कि आज तक पेपर कैसा आया नए कोर्स का, तो हम भविष्य का कैसे बता सकते हैं। लेकिन ओल्ड कोर्स के ओएम में हमारे पास 14 मॉक टेस्ट पेपर और 6 पास्ट ईयर पेपर और 7वां जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसका सजेस्टेड, तो हमारे पास 21 सेट ऑफ पेपर है सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए। तो हम भविष्य में मतलब अगले अटेम्प्ट में कैसे झांकेंगे, पुराने अटेम्प्ट्स को देखने के बाद ही हम अगले अटेम्प्ट में झांक सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ये जो भविष्य में झांकने की प्रक्रिया है, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पास्ट ईयर का डेटा। ठीक, लिखें आप पॉइंट 2। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, forecasting is possible only when forecasting is possible only when forecasting केवल तब हो सकती है जब forecasting is possible only when we have past data,
ओनली व्हेन वी हैव पास्ट डेटा, फुल स्टॉप। क्लियर हो गई जी बात? कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल। चलिए पॉइंट नंबर 3, forecasting can be done for various purpose, such as demand forecasting, सेल्स फोरकास्टिंग एटसेट्रा। थोड़ा ना ये ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, आपका पास होना ही आप वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हम सबका यहां पर जो हम बैठे हैं सुबह सुबह। अगर हमने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई करी तो हम किसी हाल में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। रिसर्च और डेवलपमेंट जिंदगी भर होता रहता है। पी जाइए जो कलकत्ता कह रही है आपसे, वो कह रही है जी ये ऐसे होता है, हम कह रहे हैं हाँ अरे बिल्कुल, दिन में कहो रात तो घोर रात, जो वो कहे वो मान लो आप। लेथ मशीन एक टॉपिक है, लेथ मशीन, जिसमें ना सर्कुलर आइटम्स बनते हैं, जैसे लोटा बनाना हो, सिलेंडर बनाना हो, तो वो लेथ मशीन पर बनता है। सर वो 4 प्रकार की होती है, कलकत्ता कह रहा 3 प्रकार की होती है, तो 3 ही होती है। ठीक है, एक टॉपिक आता है फ्लोट। प्रसन्न चंद्रा की किताब है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, मार्केट में आती है 540 रुपया की। प्रसन्न चंद्रा की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की किताब आप देखिए, उसके अंदर 100 से ज्यादा पेज का फ्लोट कैलकुलेशन है। आपके इंस्टीट्यूट की किताब में 1.5 पेज का फ्लोट कैलकुलेशन, मेरे यहां उससे भी कम। तो फिर अगर आप उस फ्लोट को किसी भैया और दीदी को दिखाओगे जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ रखी होगी या थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ रखी होगी, वो देख के पता है क्या कहेंगे, पागल कहां ट्यूशन ले रहा तू, ये देख ये होता है फ्लोट। कहना जी सवाल सॉल्व हो गया ना, बात खत्म। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच इन क्लियरिंग सीएमए इंटरमीडिएट। अब वो रिसर्च में पढ़े रहो, 100 पन्ने का फ्लोट सीखो, या बस टक 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 आंसर मैच। तो फोकस करिएगा इस बात पर कि फोरकास्टिंग जैसे ऐसे अनेक टॉपिक्स हैं जिनमें मार्केट लिटरेचर बहुत है, बट इफ वी कैन डू इट, हमें याद रखना चाहिए 70 नंबर का है या 60 नंबर का है बस ये। खैर लिखिए आप पॉइंट नंबर 4, इन एवरी फोरकास्टिंग प्रॉब्लम, फोरकास्टिंग के हर क्वेश्चन में कॉमा देयर विल बी ऐसे करके, अब देयर विल बी के बाद 2 डैश लगाएंगे, देयर विल बी नोन वेरिएबल एंड अननोन वेरिएबल। हर क्वेश्चन में यह जरूर होगा, देयर विल बी नोन वेरिएबल एंड अननोन वेरिएबल। वो कहेगा इस शहर की जनसंख्या 10 लाख है, तो बताओ इस शहर में कितने टीवी बिकेंगे। यार हमें क्या पता कितने टीवी बिकेंगे, लेकिन यह तो पता है कि 10 लाख जनसंख्या है। अब कैसे पता चलेगा कितने टीवी बिकेंगे, वो आ जाएगा आगे, लेकिन यह पक्का पता है कि वो देगा क्वेश्चन में एक चीज गिवन करके और दूसरी चीज की वो आस्क करेगा, पूछेगा। तो जो गिवन होगी वो एक वेरिएबल हो गया, नोन वेरिएबल, राइट। और जो नहीं पता, जो हम निकालेंगे, जिसके पैसे मिलने, जिसके नंबर मिलने, वो अननोन वेरिएबल। बात खत्म। अगला पॉइंट जी 5 नंबर, लिखिएगा नोन वेरिएबल शैल बी एक्स। अब बच्चा पूछता है सर एक्स लिखना जरूरी है, ए नहीं लिख सकते? लिख तो कुछ भी सकते हैं, तुम पी जाओ, एक्स ही लिखना है, बात खत्म। नॉन वेरिएबल जो क्वेश्चन में गिवन है, वो कह रहे हैं जी 10 लाख जनसंख्या है, टीवी बताओ कितने बिकेंगे। तो जो जनसंख्या 10 लाख है वो क्या हो गई, एक्स, और जो टीवी बिकेंगे वो टीवी क्या हो गए, वाई। ठीक है जी, नॉन वेरिएबल शैल बी एक्स, और इसी में लिखिए अननोन वेरिएबल शैल बी वाई। ठीक, बिल्कुल क्लियर।
किसी भी पल अगर आपके दिल में ये आए ऐसा कैसे, तो मुझसे आप पूछ जरूर लीजिएगा। अगर उस प्रश्न का जवाब ये होगा ऐसा ऐसे ही है, तो आप पी जाना, और अगर उसके पीछे कोई लॉजिक होगा तो मैं आपको बता दूंगा। कई जगह ये सच है कि लॉजिक्स नहीं है, वो कुछ एक स्टेप्स हैं। एक चैप्टर है लेआउट, टॉपिक आएगा लेआउट, उसमें स्टेप है, इसको यहां रखो, फिर उसको उठा के दूसरे में रखो, फिर उसको उठा के इधर रखो। वो क्या बच्चा कह रहा क्यों, हम कह रहे यूं ही। फोकस करिएगा प्लीज सॉल्यूशंस पे। खैर एक्स और वाई समझ आ गया हमें। अब 6th पॉइंट पर आइए। y can be calculated using the following equation। इक्वेशन कहां से आई, स्टैटिस्टिक्स से। y can be calculated using the following equation। y is equal to a plus bx। ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा पक्का, नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है साहब, जो भी आप पढ़ेंगे वो नया ही होगा आपके लिए। पढ़ रखा है आपने तो आप भूल जाइए। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहां पर x तो क्वेश्चन में गिवन होगा, हम जानते हैं। अभी तो हमने सुना कि 10 लाख जनसंख्या है किसी शहर की और टीवी कितने बिके ये हमें पता लगाना है। तो a प्लस बी क्या है वो नहीं जानते हम, छोड़ो, लेकिन x तो हमें पक्का पता है। ठीक है जी, अगला पॉइंट नंबर 7। Point number 7, value of A and B, value of A and B can be calculated by solving following two equations। हाँ जी, following two equations simultaneously। following two equations simultaneously। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन है पता है आपको? सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या लैंग्वेज, क्या ये सिग्मा है ये? देखो मैं बताता हूं, ये विभू ये तो है ये वाला साइन सिग्मा, वो थोड़ा लिखने में भले ही ऐसे हो गया होगा, दिस इज सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा कहां कहां पर है भाई? ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, बाकी तो नॉर्मल इंग्लिश है। नहीं कुछ नहीं है, अगर आप मेरे साथ देंगे इसमें कोई गणित नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। 2009 में दोस्तों, आप यकीन मानिए, सच है, रिकॉर्डिंग वाले भी सुने मास्टर का एक्सपीरियंस। 2009 में मुझे ऑफर हुई ओएम पढ़ा लो। अब वो मैंने उसमें ना पन्ने पलटे, उसमें इतनी सारी कैलकुलेशन थी, मैं कहा ये कौन करेगा, ये तो क्लास में ना हुई तो बात खराब हो जाएगी। सर वो है क्या कि इन चीजों के डेरिवेशंस अपने कोर्स में नहीं है, तो हमें गणित के मास्टर की बेहद जरूरत पड़ती अगर ये सब कुछ हमारे कोर्स में दोनों तरफ से होता। दोनों तरफ मतलब रेग्रेशन इक्वेशन कैसे बनी, अगर ये हमारे कोर्स में होता तो यहां कोई और ही होता। हमारे कोर्स में यह है नहीं, ये इक्वेशन जो है वो सीधी बनी बनाई आपको लेके जानी है पेपर में, वैल्यू पुट करनी है, बात खत्म। अब रेग्रेशन इक्वेशन क्या है और रेग्रेशन इक्वेशन जो ये है वो कैसे बनी, इसमें हमें नहीं जाना। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आता, इसलिए कि वहां है ही नहीं। आप किताब के पन्ने पलट के देख लीजिए, इतिहास का कोई सवाल उठा के देख लीजिए, ऐसा कभी हो। ठीक है जी, पक्का क्लियर? ठीक, चलो एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, इफ वैल्यू ऑफ x इज नॉट गिवन, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि x की वैल्यू ना गिवन हो। हाँ, नहीं होगी तो बस क्या कर लेंगे, खुद ही मान लें, क्या करें। इफ वैल्यू ऑफ x नॉट गिवन, इट शैल बी अज्यूम्ड, इट शैल बी अज्यूम्ड
विद अ पैटर्न ऑफ सीरीज, विद अ पैटर्न ऑफ सीरीज। किस शब्द का क्या मतलब है अभी आपको पता चलेगा। पैटर्न ऑफ सीरीज का मतलब है कि जब भी हम x मानेंगे तो हमें एक सीरीज में x मानना होता है, और वो जो सीरीज में x मानना होता है उसका कुछ पैटर्न है। क्या पैटर्न है पता नहीं, भगवान जाने, सवाल आएगा अभी। क्लियर हो गई जी बात, पक्का समझ आ गया। अब देखिए, कई प्रकार के शॉर्टकट्स इंस्टीट्यूट की किताब में दे रखे हैं कि इक्वेशन की जरूरत नहीं है। कभी कभी ना सिग्मा x 0 हो जाता है तो y इज इक्वल टू वो सीधे आ जाता है। अब वो शॉर्टकट्स के चक्कर में ना प्रॉब्लम ये आती है कि ये याद रखना पड़ता है कि कब कौन सा शॉर्टकट लगेगा। आपको कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। आप आने वाले जिंदगी के आपके जो 4 महीने हैं ना, वो मेरे हिसाब से पी जाइए, आपके 90 नंबर आएंगे OMSM में। 100 तो मेरे पता नहीं कैसे आता है, ठीक है, 90 आ सकता है, क्योंकि 40 नंबर तो ऑब्जेक्टिव ही है आप सबका, तो वो तो बिल्कुल आ ही जाएगा। 50 नंबर में 25 नंबर भी प्रैक्टिकल आया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अपना। थ्योरी में बुरे से बुरा भी लिख कर आओगे तो आधे नंबर तो मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब है सर, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिएगा, इक्वेशन पी जाइए। सिग्मा y इज इक्वल टू NA प्लस बी सिग्मा x और सिग्मा XY इज इक्वल टू A सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। ये क्लियर हो गई जी बात, पक्का समझ आ गया। चलो अब हम चलते हैं जी अपनी कलकत्ता की किताब पर। मतलब आज किताब खोल लीजिए, वैसे मैं आपको वो अपना प्रिंट आउट दिलवा दूंगा। आप लोग हेडिंग मत डालिएगा स्टडी नोट 2, क्योंकि मैं स्टडी नोट 2 ओपन कर रहा हूं इस समय, लेकिन ये फोरकास्टिंग इक्वेशन 2 में भी है 4 में भी है, तो हम तो वहां से उठा के एक कंपाइल कर देंगे एक जगह। ये देखिए, ये स्टडी नोट नंबर 2 में पहला ही टॉपिक है फोरकास्टिंग। तो यहां फोरकास्टिंग खत्म हो जाती ना तो सही रहता। वो जगह जगह बिखरे बिखरे सवाल दे रखे हैं बदमाशों ने। कोई बात नहीं, अब जैसी इनकी माया, ये सब चल रही थ्योरी बढ़िया बढ़िया। ये इक्वेशन यहां पे थी ना, हाँ ये रही इक्वेशन। सिग्मा y इज इक्वल टू NA प्लस बी सिग्मा x, सिग्मा XY इज इक्वल टू A सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। क्या? हाँ जी, ये है जी पहला सवाल, पहला प्रश्न। मतलब पहली क्लास के लेवल का है, ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन ओके, आज जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने उड़ा देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज, from the following time series, data of sale project, the sale for the next 3 years। हो, यहां पर एक समस्या है। क्वेश्चन में वो कहता है कि नीचे क्या दिया हुआ है, सेल, और निकालना क्या है, सेल। वो ठीक है कि पिछली दी हुई है और अगली पूछ रहा है, लेकिन वो तो हमारा जो फार्मूला था वो तो फेल हो गया। हमने तो सीखा था कि पॉपुलेशन देगा और टीवी की डिमांड पूछेगा, तो पॉपुलेशन तो हो जाती x और टीवी की डिमांड हो जाती y। ये कलेसी लोग हैं, ये बिल्कुल ड्रामा करते हैं, पहले सवाल में ही ड्रामा। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी सेल दी हुई है और सेल ही निकालो। ओहो, अब समस्या क्या है कि सेल को y मानूं या x मानूं, ये समस्या है भाई। अभी हमने सीखा ना कि x भी दिया होगा और y पूछा होगा, तो मतलब 2 एलिमेंट होने चाहिए। जब एक ही एलिमेंट हो तो हमेशा उसे आप y माने। ये बात लिखने के लायक नहीं है। मेरी बात समझ लीजिए, मैंने क्या समझाया। अगर ये प्रश्न ऐसा होता जो कि अगला है, नेक्स्ट वही है कि जनसंख्या शहर की दे रखी होगी 10 लाख और आपसे पूछेगा टीवी की डिमांड बताओ कितने हजार, तो जनसंख्या गिवन है तो वो तो पॉपुलेशन की सीरीज तो हो गई x और टीवी की डिमांड हो गई y। वो तो आसान है। लेकिन जब दिया हुआ भी सेल से और निकालना भी सेल से, तो सेल नाम का जो ये शब्द है SALES, ये किसी एक ही जगह तो चिपक सकता है, या तो x से जाके या y से। मैं कह रहा हूं, मेरी मान लो, इसे क्या लगा दो, y। तो ये तो y हो गई। सेल निकालने के लिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकाल लेंगे इक्वेशन। अब हमें चाहिए होगा x, तो x है तो है नहीं, मान लेंगे। कैसे मानते हो छोड़ो, अभी देखते हैं, लेकिन x जैसा भी है क्या करेंगे, मान लेंगे। अच्छा, और क्या दिया है, ईयर 2001 2002 से लेकर 2007 तक की सेल्स 1000 यूनिट्स में गिवन। ठीक है जी, चलो
अब क्वेश्चन नंबर 1, बस आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। मेरे असाइनमेंट में भी ये उठा के हम क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्टडी मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि कैलकुलेट हमें ये करना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमें निकालना है। अब किसी तरह अगर हमें भगवान a, b और x की वैल्यू दे दे तो हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो इसके नीचे लिखें टू कंप्यूट दिस। अब इतना काम हर क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा। टू कंप्यूट दिस फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर नीडेड। कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग नोट है और ये फाइनल आंसर है, करते चले जाओ जब जिसकी जरूरत पड़े। फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर नीडेड। अब जो नीचे कैलकुलेशन चाहिए वो कैसे ही पता चलेगा कि क्या क्या कैलकुलेशन है? इन्होंने तो बदमाशों ने टेबल बना रखी है वाली। हम कैसे ये टेबल याद रखेंगे कि पहला कॉलम क्या दूसरा कॉलम क्या? हम टेबल क्यों याद रखें? हम तो अपना इक्वेशन याद रखते हैं। 1 मिनट रफ में आप मत लिखिएगा, इक्वेशन बताऊं मैं आपको। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ना अपने को। इसको सॉल्व करने के लिए जो जो चाहिए वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो सिग्मा वाई कैसे आएगा। सिग्मा वाई जब हम वाई का कॉलम बनाएंगे तो उसका टोटल सिग्मा वाई आ जाएगा। ये कोई कानून थोड़ी है कि एक्स ही पहले लिखा जाएगा। ये कौन से हकीम ने कही है पहले एक्स लिखो? अरे हमें जो चाहिए वो हम लिखते हैं पहले। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए, एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, वो तो गिन लेंगे, प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कैसे आएगा? एक्स का टोटल। तो यहां पर एक्स का कॉलम बन गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कॉलमों के नाम मत रटना कि ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे, पी गए, याद नहीं रहा कल को एक कॉलम तो गड़बड़ हो जाएगी। अगली इक्वेशन देखो, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन का कॉलम बना दिया, उसमें से टोटल हो जाएगा। फिर इक्वेशन में क्या चाहिए? ए सिग्मा एक्स, वो तो एक्स से आ ही जाएगा, सिग्मा एक्स आ जाएगा। फिर क्या चाहिए? सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। इतने कॉलम अगर हमारे बन गए तो ये इक्वेशन में वैल्यू आ जाएंगी। इन्हें सॉल्व करके ए और बी आ जाएगा। ए और बी को यहां पुट कर देंगे तो वाई आ जाएगा। नमस्ते। अब बस इतना थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि क्वेश्चन के अंदर ईयर भी दे रखा है, तो एक कॉलम ईयर का बना दूं, ठीक है? वो आपकी चॉइस है कि आप कहां बनाना चाहते हैं। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना है कि ईयर का कॉलम और बना देते हैं। अब बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है? यह है 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। ये बड़ा मुश्किल है भाई, इधर भी खोल लेते हैं। हाँ जी, 80, 90, तो ये वाई में हम लिख दें 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। हाँ हाँ बढ़िया है, ठीक है जी, पक्का क्लियर। अच्छा ईयर कौन सा था? 1 से 7 तक, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। देखो हर किसी इंसान का सवाल करने और कराने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपने अगर ये पहले कर रखा होगा तो बढ़िया है, आज फिर कर लो, सब में उसी का नूर समाया। ये हो गया जी। अब x ना हमें मानना है। अब x जो हमें मानना है, हमने क्या पढ़ा था कि पैटर्न ऑफ सीरीज में मानना है। तो मैं पहले लिख रहा हूं और फिर मैं मिटा दूंगा, तुम मत लिखना अभी। x तुम चाहो तो ऐसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब भी वही आंसर आएगा, सीरीज है ना बस। तुम चाहो तो ऐसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है? तुम्हारा मन जैसे चाहो, सीरीज होनी चाहिए, जैसे 1 का डिफरेंस,
2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, कुछ भी, मतलब सीरीज फॉलो होनी चाहिए। तो जब सीरीज फॉलो होनी चाहिए, ये गिनो जरा, 1 2, ओहो इरेजर सिलेक्टेड थी, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये ऑड है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं, बीचों बीच वाले को 0 मान लो। इससे क्या फायदा होगा, इससे ना सिग्मा x 0 हो जाएगा, इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे क्या होगा, 1 2 3, और इससे पहले क्या होगा, -1 -2 -3। ठीक है जी। कोई शक शुबा दिक्कत शिकायत इसमें? अब सर मान लो ऑड ना हुआ तो, अब वो जब नहीं होगा तब देख लेंगे 10 मिनट बाद, यार अभी से चिंता, अभी तो ऑड है ना। अगर इवन होगा ना, वैसे तो 2 का गैप लेंगे, अभी आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट, लेकिन फिलहाल ऑड है तो बीचों बीच वाले में 0 चिपकाया, उधर माइनस इधर पॉजिटिव। ठीक है, अब अपना खेल शुरू करते हैं। अब बताओ भाई टोटल, अच्छा मेरे पास भी है कैलकुलेट, चलो भाई 80 90 92 83 94 99 92 630। अच्छा, सिग्मा एक्स करने की जरूरत ही नहीं, 0 है वो। अब एक्स वाई बताओ, 18 × 3 ना, मैं तो ऐसे ही करूंगा 240, फिर हाँ, फिर ये सब माइनस है ना, 92 0, फिर 99 × 2 198, फिर 276। इसका टोटल बताओ, ये 0 नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है जी, हैं लिख देता हूं भाई भरोसे से। हाँ 56। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स स्क्वायर देखो भाई, ये तो 9 तो होगा, ये मैडम माइनस में होगा प्लस में, प्लस में। ठीक है, लिटिल गणित। हाँ, फिर 4, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, हाउ मच, 28। एंड देन ईयर में तो कुछ नहीं करना, इक्वेशंस के लायक वैल्यूज अपने को प्राप्त हो गई। इक्वेशंस के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो हमें प्राप्त हो गई, ए और बी निकालना है बस हमें, राइट। अब इसमें लिखेंगे, इसको आप कॉपी करते रहिए, मैं आगे लिख रहा हूं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन putting these values in equations, putting these values in equations। कल मैंने वो फिल्म देखी, मेरे दिमाग से नहीं जा रही, कोटा फैक्ट्री। उसमें से वो बहुत बढ़िया चीज है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने कॉमर्स के मार्केट में कहीं नहीं देखी, कम से कम सीए सीएमए सीएस में नहीं देखी भाई, मेरी नजर में कहीं और होती हो भारत में तो रिकॉर्डिंग वाले मुझे माफ करें। डीपीपी, बच्चा रोज बैठ के डीपीपी सॉल्व कर रहा है, अभी तो बहुत बढ़िया है। फिर अच्छा, मुझे आधा घंटे तक तो समझ नहीं आया डीपीपी, मैंने सोचा गूगल करूंगा, फिल्म में मजा खराब होगा। तो वो डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हमारे यहां तो डेली क्या, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो अब डीपीपी बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए और डीपीपी कैसे चेक करी जाए, इस पर आज हमारी कोचिंग में चर्चा है, तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो जहां से अच्छी चीज मिले ले लेनी चाहिए। नहीं, डीपीपी में क्या है भाई, कुछ अक्सर ऐसा होता है कि हमने मान लो ये फोरकास्टिंग पढ़ा दी और हमने मार्केट में कोई किताब देखी और उसमें प्यारा सा क्वेश्चन आ गया फोरकास्टिंग का, तो हम अभी आजकल के फैशन में हम क्या करते हैं, फिर हम उसको अगले साल के लिए रख देते हैं कि अब तो यार बुक छप गई, क्या फर्क पड़ता है, अगले बार करा देंगे, कोई यही क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है पेपर में, तो अब डीपीपी में चिपका देंगे, नया क्वेश्चन आएगा। तो लेट अस सी कि हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। फिलहाल पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस में वैल्यू कैसे रखनी है, पहले बताओ क्या था, सिग्मा वाई, वाई कौन सा था, 630 ना,
सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए, कितना 5 वैल्यूज थी ना, वो 7 थी, तो 7a सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, तो ये 0 हो गया। ठीक है ना। अब जब ये 0 हो गया तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से b की वैल्यू निकल आएगी सीधे। क्या? हाँ, a की वैल्यू आ जाएगी। पहले बताओ ये बात समझ आ गई? कभी तुम एंड में बोलो ये क्या हुआ, समझ नहीं आया। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। वो लालच ही नहीं करना चाहिए, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, मैं का क्या फायदा लिख के। सिग्मा वाई 630 है, एन जो है 7 कैसे आया, वो जो नंबर थे 7 गिवन थे, ए तो अपने को चाहिए ही चाहिए, बी अपने को चाहिए, कैलकुलेट करना है। बी सिग्मा एक्स 0 कैसे आ गया भाई? सिग्मा एक्स ऊपर 0 था। पहला क्वेश्चन है, इतना अफोर्ड कर सकते हैं हम टाइम, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी इक्वेशन बताओ क्या थी? हाँ, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहां पर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 56। ए सिग्मा एक्स तो 0 हो गया क्योंकि सिग्मा एक्स 0 है, और बी सिग्मा एक्स स्क्वायर 28 बी। ठीक है ना। तो यहां से तो आ जाएगा ए की वैल्यू और यहां से आ जाएगी बी की वैल्यू। ये ए कितना आया? 630 भाग 7 90, और बी कितना आया? 56 डिवाइडेड बाई 28 2। ए और बी की वैल्यू तो आ गई। अब वो लिख देते हैं, वो नॉर्मल लिटरेचर है। Putting the values of A and B in the main equation. Putting the value of A and B in the main equation. मैं फिर आपको याद दिला दूं, इतने लंबे समय की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये फटाफट हो सकता है। तो वो पहला प्रश्न है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी थोड़ी चैंपियन है, पहला प्रश्न धीरे धीरे कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो y इज इक्वल टू ए कितना है? 90, और ये b 2, और जो x है वो पहले मैं x ही लिख देता हूं। चलो, अब समस्या ये है कि x तो गिवन नहीं था, तो x हमने माना था ना। तो जरा क्वेश्चन एक मिनट आपको मैं पढ़ के सुना दूं। क्वेश्चन ये था कि अगले 3 साल की हमें चाहिए थी, अगले 3 साल की सेल चाहिए थी, मतलब 2007 तक की तो दे रखी थी, 8, 9 और 10 की चाहिए। जरा देखते हैं कैसे करेंगे। सेल्स ऑफ 2008, 2009 और 2010। ठीक है, ये सब कुछ तो सेम है भाई। 2008 के लिए भी सेल निकालोगे तो मतलब y निकालोगे, 2009 के लिए सेल निकालोगे मतलब y निकालोगे, 2010 के लिए सेल निकालोगे मतलब y निकालोगे। y का फार्मूला तो फिक्स है, a प्लस बी एक्स, और a की वैल्यू तीनों में सेम, b की वैल्यू तीनों में सेम। कलेश है खाली x का। तो ये बताओ कि 2007 का x क्या था? हाँ, वही तो उसके आगे ले जाएंगे, वही करना है। 2007 का x क्या था? 3। तो 2008 का x क्या हुआ? 4, 5, 6। सीरीज में अगर 2 का गैप लिया होता तो यहां 2 के गैप से लिखते। ठीक है जी। अब कितना आया? 98, 100 in thousands, in thousands। वो 3 0 लगा दो या in thousand लिख दो, एक ही बात है। ठीक है जी। आंसर एग्जाम में नहीं लगेगा आपको इतना समय, ये हो गया बस, बल्ले बल्ले। सो गुड।
क्लियर है जी? कॉपी हो गया? अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 98,000, 100,000, 102,000। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। इसमें 5 वाई निकलेंगे। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली जो लाइन है वो 5 बार लिखेंगे। ए सेम जो निकल कर आएगा, बी सेम जो निकल कर आएगा, एक्स जो सीरीज को आगे फॉलो कर देंगे, आगे की उसी को फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये ईयर गिनो भाई, 1 2 3 4 5। ओहो, अरे इसमें तो बीच में जीरो हो ही नहीं सकता, बीच में जीरो नहीं है। तो बीच में जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ अलग तरीके से हम x मान लेंगे। बाकी काम तो शुरू करें, बाकी तो पता ही है। ठीक, चलो क्वेश्चन यहां भी खोल लेते हैं। हाँ जी, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन पे आप मुझे माफ करें, मैं कम लिटरेचर लिखना चाहता हूं। कम लिटरेचर मतलब पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये शब्द आप वहां पर लिख लीजिएगा। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज द मेन इक्वेशन। यही मेन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमें कॉलम चाहिए x का, y का, एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर का। ये कैसे याद होगा? याद नहीं करना है, इक्वेशन को याद करना है, वहां से उठा उठा के यहां वैल्यूज पुट करनी है। और एक कॉलम वो उसका हम बना लेते हैं ईयर का। ईयर दिए हैं 2002 से 2007 तक। फिर उसके बाद y और x में से एक चीज माननी पड़ेगी जो सेल्स गिवन है, उसको सेल को क्या मानूं? y, x तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो y गिवन है वो है 100, 110, 115, फिर 120, 135 और 140। ठीक है जी। अब x चाहिए भाई, उसके बिना कुछ होगा नहीं। ठीक है, सो व्हाट टू डू? आप ध्यान से सुनेंगे आप प्लीज। पहले क्या था? पहले जब ऑड था तो बीच वाले ईयर को जीरो मान लिया था। जब ऑड था तो बीच वाले ईयर को जीरो माना था। बताओ, थोड़ा ऐसे पलके ही झपका दिया करो, पता चल जाए मास्टर की बात सुन ली। जीरो इवन वाले, उसको ऑड वाले बीच वाले को चुन लिया था। अब यहां क्या करना है? ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं लाल रंग से आपको दिख रहा होगा, ये आपने नहीं बनाना है। 2004 और 2005 के बीच में जीरो मान लेंगे हम। क्यों सर? मैं कह रहा हूं ना, यूं बात खत्म। लाइन सुने आप, पूरे के पूरे ईयर को जीरो नहीं माना। जब ऑड था, पिछले क्वेश्चन में ऑड था ना, लो पहले यहां देख ही लो, मैं वहां पे भी बिंदी लगा दूं ना कहां माना हमने। ये ऑड था तो हमने कहां पर जीरो माना? इस पर। इसको यहां पर डॉट लगाया ना, तो इससे ऊपर 1 और इससे नीचे 1, ऐसे ही तो हुआ था। अब भी मैं वही करवाऊंगा, बस अब आपको क्या करना है? ऐसे गंदे से एक्सप्रेशन देते हो आप, कुछ अटपटी सी बात कर लो अगर अजीब सी। ये बीच में जीरो है ना, बीच का मतलब होता है एंडिंग ऑफ 4। 2004 की 31 दिसंबर की रात 12 बजे, मतलब 2005 के पहले दिन का जो पहला पल होगा उसको जीरो मान रहा हूं मैं। सर ऐसे कैसे मान सकते हैं? पहली बात तो मान सकते हैं, दूसरी बात आप चेक कर लीजिए स्टैटिस्टिक्स में जाके, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। वो पूरा ना प्रॉपर ऐसे करके चार्ट बना के दिखाते हैं कि मान लो बीच में 2004 होता तो हम इसको जीरो मानते। अब हमने 4 नहीं है तो क्या करा? मतलब मैं ऐसे ही आपको सबूत के लिए दिखाना चाहता हूं। मान लो 4 बीच में नहीं है तो यहां पर 3 की एंडिंग है और यहां पर 4 की स्टार्टिंग है, तो हमने इसको जीरो माना। इतना ड्रामा सीखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जब इवन हो तो यही तो होगा 2, 4, 6, 8।
बराबर बराबर दोनों तरफ बांट दो, ऊपर 3 चले गए, नीचे भी 3 चले गए, बीच में डॉट मान लिया 0, ये 0 है, ठीक है जी। 0 से ऊपर क्या होता है 1 और 0 से नीचे 1, तो यहां पर x को जरा 1 लिखो, कहां गया ये 1 माइनस का और ये प्लस का 1 लिखो, लिख दिया। अब जो मैं कह रहा हूं पी जाना बिल्कुल, अगर इवन फिगर हो तो जो x माने आप वो सिंगल की जगह डबल गैप से मान लीजिए। किससे मानना है? डबल गैप से। तो ये -3 -5, ये +3 +5। इसके पीछे अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें कहीं पर गूगल पे या किताबों में, तो लॉजिक एक्चुअली हाफ ईयर का है कि हम हाफ ईयर का गैप ले रहे हैं। यहां पर जैसे बीचों बीच में 0 माना हमने इस वाले में, तो हाफ ईयर पे 1, फिर 2 हाफ ईयर छोड़ दिए, फिर 3। तो अगर हम फुल ईयर मानते तो 1 2 3 करते। अब इतना सारा लॉजिक सुन लिया आपने, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है? ऑड होगा तो 0 के साथ 1 का गैप, और अगर इवन होगा तो बिना 0 के 2 का गैप। ये पी जाएं आप, ठीक है? सुनने में आपको भले ही ना अच्छा लगे, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में बड़ा आनंद आएगा। अच्छा बताओ भाई, -500, 330, 115, फिर 405, 700, ये XY। तो सिग्मा x तो 0 हो गया, अच्छा x स्क्वायर भी कर लेते हैं फिर, 25 9 1 1 9 25। चलो भाई, अब हाँ जी, अब इसमें सिग्मा y इज इक्वल टू NA प्लस बी सिग्मा x अगर हम करते हैं तो सिग्मा y इज इक्वल टू 720, 1 2 3 4 5 6 6a प्लस 0। तो a इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 6, कितना आया? 120। अब दूसरी इक्वेशन, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वाई 280, 0 प्लस बी एक्स स्क्वायर 70b, तो b आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 70, 4। ठीक है जी, a और b की वैल्यू आ गई। आप इंस्टीट्यूट की किताब देखिएगा, उसमें ना प्रॉपरली वो ये बात थ्योरी में लंबे से समझाई है। लिखा है टाइम डेविएशंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ 4 and 5 assuming 6 months is equal to 1 unit. So all this is okay, but आप तो पी जाओ, इवन होगा तो 2 का गैप। नमस्ते, भरोसा ही भजन है। ये हो गया जी। अब हमें क्या करना था, कितने साल की सेल निकालनी है? 5 साल की। तो 5 वाई निकालने होंगे। तो 5 वाई आप एक के नीचे एक लिख दीजिएगा, मैं यहां पर लेफ्ट टू राइट लिख दे रहा हूं। सेल्स ऑफ कितने वर्ष, कहां तक था? 7 तक। तो सेल्स ऑफ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 5 हो गए। अब y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला है। तो a प्लस बी एक्स में a क्या है? 120, 120, 120, 120 प्लस फिर 4, और जो x है देखो 5 तक मान लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे? 7, 9, 11, 13, 15। हाँ, कितना कितना आया? 148, 728, फिर
और ये सब कुछ लैक्स में है या थाउजेंड्स में नहीं है, तो आप मान लिख देना इन लैक्स। हो गया क्वेश्चन, इन लैक्स। ठीक है जी। सो सिंपल। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर कि स्कैनर आपको यहीं से मिल जाए, तो एक दिन रुक जाइए, आई विल अनाउंस, तो आपको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, मतलब यहां से भी नहीं खरीदना है। तो आप स्कैनर के पन्ने पलट के देखिएगा सर, ये क्वेश्चन 6-6, 7-7 नंबर में आ रहे हैं पेपर में। तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रश्न आसान है तो साहब वो 1-8 नंबर में होगा एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओएम में सारे सवालों में ही ऐसा है कि बहुत कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन 8-8, 10 मार्क्स में आते हैं। एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बॉटल नेक, उसमें कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना है, सिर्फ देखकर बताना है कि आउटपुट किसका सबसे कम है, तो वो बॉटल नेक माना जाता है कि भाई ये कमजोर यूनिट है, तो वो 2 नंबर का है, बस कुछ नहीं करना है, वो 2 नंबर का है बस। फिर दूसरे में पूछ रहा है उसका आउटपुट है कितना, वो पढ़ के बताना है कितना है, वो 2 नंबर। तो ये तो कलकत्ता की अच्छाइयां है, इसमें आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, दूसरे क्वेश्चन के बाद चलिए थर्ड क्वेश्चन, वो हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे भाई इस सवाल का। आइए जी, थर्ड क्वेश्चन, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स इन 5 टाउन्स हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा। नीचे पॉपुलेशन लैक्स में दी है और उनकी टीवी की डिमांड थाउजेंड्स में दी है। अरे आप तो कह रहे थे हमें निकालनी है, हाँ तो निकालनी भी होगी, कुछ दे भी रखी है। 5 लाख पॉपुलेशन, 7 लाख पॉपुलेशन, 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख, और डिमांड ऑफ टीवी 9,000, 13,000, 11,000, 15,000, 19,000। ठीक है, पक्का आज के जमाने में होता मेट्रोपॉलिटन शहरों में, तो पता चला घर में 4 प्राणी तो 4 टेलीविजन। ये देखो आप कितने प्यारे लोग हैं, 5 लाख लोग हैं लेकिन केवल 9,000 टीवी हैं। इस पैटर्न के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से हमें बताना है, आगे जो भी वो पूछेगा वो। फिट अ लीनियर रेग्रेशन ऑफ y ऑन x। अब ये जो y ऑन x है ना, y ऑन x है, इसका मतलब है y कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x। तो कोई आपसे इसकी फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहा, y ऑन x की फुल फॉर्म बताओ, वो तो मतलब ऐसी पता रहना चाहिए। y ऑन x मतलब y कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ x। एस्टिमेट द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स फॉर 2 टाउन्स। जैसे 5x निकाले अभी, वैसे यहां पर 2 शहरों की आपको टीवी की डिमांड निकालनी है। पॉपुलेशन दे रखी है 10 लाख एंड 20 लाख, तो 2x दे रखे हैं, एक में 10 रख देंगे, एक में 20 रख देंगे। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमारी मेन इक्वेशन होती है, उसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी में जो a और b है वो तो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो x है वो एक बार 10 रखना है और एक बार 20 रखना है, काम हो जाएगा बल्ले बल्ले। ठीक है जी। अब इसमें सिग्मा x 0 नहीं हो सकता, इसमें तो इक्वेशन सॉल्व भी करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, राइट। यहां पर x जो है वो दे रखा है कितना, 5, 7, 8, 11, 14। 5, 7, 8, 11, 14। y दे रखा है 9, 13, 11, 15 और 19, राइट। अब बताओ एक्स वाई बताओ। 45, 91, 88, 165 और 14 इंटू 19 टोटल
इसका चलो भाई भरोसे से लिख लेती हैं। अब एक्स स्क्वायर बताओ। 25, 49, 64, 121 और 196, 410। अब सिग्मा एक्स 0 तो हो नहीं पाया, हमने कोशिश भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि एक्स गिवन था, कोशिश में नंबर कट जाती। तो जो दे रखा है वही हम पी गए। अब आइए भाई, एक्स वो सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये है इक्वेशन। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 67 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 ए बी सिग्मा एक्स 45 बी। तो ये बनी एक इक्वेशन। ओके, दूसरी इक्वेशन अब बनाते हैं। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई 655, ए सिग्मा एक्स 45 एक्स प्लस 45 ए। उसके बाद बी सिग्मा एक्स स्क्वायर 410 बी। ठीक है जी। अब आपको याद होगा हाँ कि इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के 4 रास्ते हैं। ठीक, सबसे आसान रास्ता हम अपना लेंगे। या तो इस 5 को 45 बना दो और ये दोनों माइनस कर दो, कट जाएंगे आपस में। या 45 या इस 45 को 5 बना दो, इन दोनों को काट देंगे। वेलकम। इधर देखिए, इस 45 को 410 बना दो, इस 45 को 410 बना दो, राइट, और दोनों में काट दो। या इस 410 को 45 बना दो और इन दोनों को काट दो। ये मैंने क्या बोला, बना दो और काट दो, ये समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। तो अब बताइए सबसे आसान अपने लिए क्या बैठ रहा है? इस वाली इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करके इसे 45 बना देते हैं। और एग्जाम में अगर आपका पेपर ऑफलाइन होता है तो ऐसे तीर वीर लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल संपूर्ण सुंदरता ही आपको उत्तर में दर्शानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लिखिए इक्वेशन 67 इंटू 9, बताओ 67 इंटू 9 603, और ये 5 है तो 45 ए हो गया, और ये 45 इंटू 9 405 बी। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है? साइन चेंज। वाह भाई वाह, थैंक यू। हाँ, वो कभी कभी कोई ना कोई बालक मिल ही जाता है। साइन क्यों चेंज होंगे? तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में इक्वेशन माइनस करते समय साइन चेंज होते हैं। तो अब बताओ 655 माइनस 603 कितना आया? ठीक है, ये कट गया, 0 आ गया, और ये 5b। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आई? 10.4 आ गई जी b की वैल्यू। यहां तक मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो बस b की वैल्यू जो आ गई उसको कहीं भी रख दो, कोई सी भी इक्वेशन में, तो a की वैल्यू आ जाएगी बढ़िया सी। अब वो लिखना पड़ेगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन फॉलोइंग इक्वेशन। बताओ भाई, ये किसी में भी रख देते हैं। तो 655 इज इक्वल टू 45 ए प्लस
410 बी की जगह रख देते हैं 10.4, तो कितना आया? ये तो 655 ही रहा, ये 45 ए, और ये 410 इंटू 10.4 कितना आया है? 4264। यही आ रहा है 4264। अब उसके बाद फिर उसके बाद हाँ जो भी है, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं जी। 45 ए इज इक्वल टू 655 माइनस 4264 कितना आया? ये तो सही है ना? 3609 माइनस में, और ए की वैल्यू -80.2। तो ये आ गया जी ए की वैल्यू, ए और बी दोनों आ गए। अब वो कितने निकालने हैं? 2 निकालने हैं ना। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक 10 लाख वाला और एक 20 लाख वाला। ए की वैल्यू -80.2 प्लस बी की वैल्यू 10.4, और ये एक्स की वैल्यू बताना 10 लाख पूरा ही लिख दो, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगी टीवी की डिमांड। हाँ और क्या।